फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एमएससी केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को आज से कंटिन्यू करेंगे। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर रहने वाला है। और जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है, जो ठोस अवस्था की केमिस्ट्री, उसके क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या इसके नियम है, उसके ऊपर रहने वाला है। तो इसके जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है उसके दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ इसका ग्रोथ न्यूक्लिएशन वाला और सेकंड है ग्रोथ वाला। तो आज का सिंपल सा लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इट इज़ स्टडी ऑफ सिंथेसिस स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फेज मटेरियल, यानी कि जो अपने ठोस अवस्था के अंदर जो पदार्थ होते हैं उसका किस प्रकार से निर्माण होता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है या उनके क्या गुण होते हैं, उनका ही जो अपनी केमिस्ट्री होती है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, उसके अंदर स्टडी की जाती है। तो द मेथड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सॉलिड कंपाउंड आर कॉल्ड सॉलिड स्टेट रिएक्शन, यानी कि जो अपने कंपाउंड होते हैं या ठोस पदार्थ होते हैं या ठोस यौगिक होते हैं, उसका किस प्रकार से निर्माण होता है, कौन सी विधि द्वारा होती है, जिस रिएक्शन के द्वारा सॉलिड पदार्थों का निर्माण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको सॉलिड स्टेट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ ओल्डर एंड सिंपल मेथड एंड मोस्टली यूज मेथड। और जो अपनी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर जो इसका सॉलिड पदार्थों को बनाने के लिए जो ये मेथड यूज़ किया जाता है, विधि यूज़ की जाती है, पुरानी भी है और आसान भी है, और ये बहुत पहले से उपयोग की जाने वाली है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली विधि है। तो इसके इंट्रोडक्शन में बस आपको इतना ही है, और इसके कुछ आप एग्जांपल देख के इसके इंट्रोडक्शन को फिनिश कर सकते हैं। तो इसका दो तीन एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसका फर्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन Al2O3 से कराने के ऊपर अपना जो सॉलिड अवस्था के अंदर जो ठोस पदार्थ प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो मिलता है MgAl2O4, यानी कि जो ये MgAl2O4 जो अपने को प्रोडक्ट मिला ये एक सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के अंदर मिलता है। सेकंड रिएक्शन है निकल ऑक्साइड की रिएक्शन Al2O3 से कराने के ऊपर इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो सॉलिड अवस्था के अंदर होता है, और कौन सा होता है वो निकल Al2O4 होता है। और थर्ड है इसका जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सिलिकॉन ऑक्साइड से कराने के ऊपर अपन को क्या मिलता है ZnSiO4 मिलता है। और ये तीन एग्जाम्पल आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन इसको कंटिन्यू करते हैं इसके प्रिंसिपल से कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन के क्या प्रिंसिपल है। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर है इसका न्यूक्लिएशन, द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन, यानी कि जो अपनी ठोस अवस्था उसके क्या प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट है इसमें न्यूक्लिएशन, यानी कि नाभिकीकरण, यानी कि जो सबसे पहले कोई भी जो अपन कंपाउंड लेते हैं, इसको मैं इसके थ्रू समझाता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू कि ये अपना कोई भी कंटेन है, कंटेन के अंदर अपन दो प्रकार के आयन ले लेते हैं या दो प्रकार के कंपोनेंट या फिर सबस्टेंट ले लेते हैं। और सबस्टेंट के कारण जो मिलाने के कारण जो इनके आयन के द्वारा, जैसे इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड और Al2O3 का एग्जांपल लेके करते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये अपने Mg+2 और ये ऑक्सीजन O-2 के रूप में इसमें घुल जाता है, और सेकंड वाले के अंदर Al+3 और O2-2 के रूप में ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने के कारण ये एक दूसरे की ओर गति करते हैं। गति करने के लिए जो बीच में एक इंटरफेयर दीवार होती है उसको बोलते हैं इंटरफेयर। और ये जो आयन होते हैं यहाँ आके इंटरफेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने के बाद एक लहर सी बन जाती है इसकी ठोस क्रिस्टल पदार्थ की, और ये जो लहर होती है उसकी कोई न्यूक्लिएशन कहते हैं। और ये अपना फर्स्ट लॉ है। तो न्यूक्लिएशन के अंदर थ्योरेटिकल रूप में क्या बताता है कि द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्यू लेयर ऑफ क्रिस्टल कंपाउंड इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन, यानी कि जो ये अपना इसके अंदर जो कुछ ये लहर बनती है ना कुछ शुरुआत के अंदर पहले, यानी कि बहुत कम संख्या में, उसी को न्यूक्लिएशन के नाम से जाना जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्यू लेयर ऑफ क्रिस्टल कंपाउंड इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन, यानी कि नाभिकीकरण के नाम से जानी जाती हैं कुछ लेयरें। और diffusion of ion toward the interface and deposit the interface where a crystal is formed is called as nucleation। और इसकी जो और सेकंड डेफिनेशन के रूप में ये भी लिख सकते हैं कि जो इसके आयन होते हैं जो पात्र के अंदर जो इसके सबस्ट्रेट के आयन हैं वो डिफ्यूज यानी कि घुल के जो इंटरफेस है उसकी ओर गति करते हैं, और गति करने के बाद यहाँ पे एक लहर सी बना लेते हैं
क्रिस्टल लेयर और उसी को न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आयन मूव इन इंटरफेरन वेयर दे आर फॉर्म ए क्रिस्टल ऑफ पर्टिकुलर स्टैटियोमीटर एंड स्ट्रक्चर। यानी कि जो ये आयन होते हैं वो इस जो लहर होती है इंटरफेयर लेयर इसकी ओर एक गति करते हैं और गति करने के बाद ये एक इनकी जो पर्टिकुलर स्टैटियोमीटर होती है और पर्टिकुलर इसकी संरचना होती है। यानी कि जो ये कंपाउंड है एल ये जो बनता है ना ये Al2O3 वाला और MgO2 वाला ये डिजोल्व होके इस इंटरफेरन की ओर गति करते हैं और इस इंटरफेस की ओर गति करने के बाद ये एक लहर बनाते हैं। लहर बनाने को न्यूक्लिएशन कहते हैं और लहर बनाने के बाद ये जो इंटरफेरन होता है यहाँ पे ये MgAl2O3 का फॉर्मेशन करते हैं जो अपनी एक क्रिस्टल लहर या क्रिस्टल डिपॉजिट की लहर होती है। तो ये अपनी इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, जो बीच वाली लहर है इंटरफेस को रिप्रेजेंट करती है। न्यूक्लिएशन एट इंटरफेस टुवर्ड बाय स्ट्रक्चर, यानी कि जो अपनी संरचना उसकी तरह भी इंटरफेरन का ग्रोथ होता है। द साइज ऑफ क्रिस्टल आर सेवरल दे आर मस्ट बी कंसिडर्ड लार्ज देन ए यूनिट सेल, यानी कि जो अपने क्रिस्टल होते हैं क्रिस्टल का निर्माण यूनिट सेल से होता है और जो यूनिट सेल होती है उससे ज़्यादा इसका जो लहर होती है उसका मोटाई होती है। यानी कि जो क्रिस्टल की साइज़ होती है ये फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन जो लहर की साइज़ होती है वो अपनी यूनिट सेल से ज़्यादा होती है। द साइज एंड लेंथ ऑफ न्यूक्लिया इज एक्सप्लेन थ्रू द थर्मोडायनेमिक्स, और जो अपनी ऊष्मा गतिकी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसकी जो मोटाई होती है न्यूक्लिएशन की उसको इस थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू अपन समझ सकते हैं या उसके अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। द क्रिटिकल साइज ऑफ न्यूक्लिया रिप्रेजेंट ए बैलेंस बिटवीन द नेगेटिव फ्री एनर्जी एंड पॉजिटिवली सरफेस एनर्जी ऑफ द न्यूक्लिया, यानी कि जो अपनी नाभिकीकरण की है जो न्यूक्लिया की के चारों तरफ उसके चारों तरफ जो फ्री नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो Al2- के रूप में, और जो इसके जो दीवार होती है जो फर्स्ट परत बनती है उसमें Al2O-3 यानी कि पॉजिटिवली चार्ज बाहर की तरफ रहता है। उन दोनों के बैलेंस के कारण ही ये अपना उसकी क्रिटिकल साइज बनती है, रिप्रेजेंट करती हैं। If the nuclei is too small then the surface area ratio is larger and the nucleus is stable, यानी कि जो अपनी फॉर्मेशन के अंदर जो लहर बनती है और लहर की मोटाई अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर ये कम है तो इसका ये जो एरिया होता है वो तो ज़्यादा होगा ही, और एरिया जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होने के कारण और इसकी मोटाई कम होने से के कारण ये एक अनस्टेबल हो जाती है, यानी कि इसका रेशो बिगड़ जाता है कि मोटाई का और इसकी सरफेस एरिया, जिसके कारण जो नाभिक होता है या ये लहर होती है ये वापस टूट जाती है और टूटने के कारण ये अनस्टेबल हो जाती है। तो ये अपना न्यूक्लिएशन का इतना ही था। और नेक्स्ट अपना जो इसका रूल है वो ग्रोथ, यानी कि जो इसका सेकंड प्रिंसिपल है वो ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ में क्या होता है कि जो न्यूक्लिएशन के कारण जो परत बनती है उस परत का ही मोटा होना ग्रोथ के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसकी कितनी थिकनेस होती है, कितने आयन उसके ऊपर आके डिपॉजिट होकर उसकी कितनी मोटाई बनती है, वही ग्रोथ के नाम से जानी जाती है। द थिकनेस ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड ग्रोथ, यानी कि जो अपनी न्यूक्लियाई होती है उसकी थिकनेस क्या होती है, उसकी थिकनेस यानी कि जो मोटाई कितनी ज़्यादा बढ़ती है उसी को ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। तो although the first few layer of product may be formed easily but the subsequent growth and thickness of product nuclei is more difficult, यानी कि जो अपने प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट की शुरुआत की जो तो लहरें बनने के लिए आसान है, लेकिन बाद के अंदर ये और ज़्यादा इसकी थिकनेस बढ़ना आसान नहीं है। ये क्यों नहीं है उसका कारण यहाँ पे दे रखा है कि दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि effectively the two reactant MgO and L2 are not longer in contact in the each other, यानी कि जो अपना बहुत सारे लंबे समय के लिए जो अपने MgO2 Al2O3 प्लस
MgO2 ये बहुत ज़्यादा लंबे समय के दौर एक दूसरे के संपर्क में या एक दूसरे से रिएक्ट करके कांटेक्ट में नहीं रह सकते। ये या थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा प्राप्त करके फिर से यानी कि ये फिर से टूट जाते हैं। टूटने के कारण जो लहर होती है, लहर का डिकम्पोजिशन होता है, जिसके कारण इसके जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। दे आर सेपरेटेड बाय ए इम्परमिएबल स्पाइनल लेयर, और ये एक जो स्पाइनल लेयर होती है इसके द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। तो ये अपना जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था वो यही है, और इसके 2 प्रिंसिपल अपने कवर कर लिए थे। तो नेक्स्ट अपना जो रहने वाला है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के जो क्या क्या इसके जो प्रोसीजर है, प्रोसीड्यूर, इसको बनाने के लिए क्या तकनीकी काम ली जाती है उसके ऊपर रहने वाला है। और नेक्स्ट इसी के ऊपर हम अपन कंटिन्यू करेंगे इसके स्टाइक्योमेट्री या नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर शॉर्ट की डोज, स्प्रिंकल डोज, आयन डोज, ऐसे वाले इनको सभी को कवर करेंगे। तो आप तब तक के लिए धन्यवाद।